दोस्तों, लंबार पंक्चर और CSF एग्जामिनेशन पहली बार 1890 में क्विंके द्वारा किए गए थे। तब से लेकर अब तक ये काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। CSF स्टडी कॉमनली मेनिंजाइटिस के लिए किए जाते हैं, पर ये बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़, CNS न्यूरो डिजेनरेटिव और न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की डायग्नोसिस में सहायक होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF क्या है, कैसे बनता है, इसका फ्लो कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स के मेनिंजाइटिस और डिजीजेज में इसके बदलाव कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CSF का फॉर्मेशन ब्रेन के वेंट्रिकल्स में मौजूद कोरॉइड प्लेक्सस में प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन से होता है। यह 0.3 से 0.4 मिलीलीटर्स पर मिनट के रेट से लगभग एक दिन में 500 मिलीलीटर बनता है। कुल CSF वॉल्यूम एडल्ट में लगभग 150 मिलीलीटर और न्यूनेट में 10 से 60 मिलीलीटर रहता है। इस तरह देखा जाए तो CSF 6 से 8 घंटे में यानी 24 घंटे में 3 से 4 बार बदल जाता है। CSF का फ्लो एक डिफिनेट रूट से होता है। CSF लेटरल वेंट्रिकल्स से फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में और सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से फोर्थ वेंट्रिकल्स में और फिर फोरामेन ऑफ मैगेनाडाई और लश्का के थ्रू सबअरेक्नॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आता है। CSF का रीअब्जॉर्प्शन अरेक्नॉइड विलाई के द्वारा होता है, जो इसे वीनस साइनुसीज में वापस भेजता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। CSF कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फंक्शन करता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को झटकों से बचाता है। साथ ही ब्रेन का वजन कम करता है। ब्रेन का असली वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, लेकिन CSF में फ्लॉट होने से इफेक्टिव वेट सिर्फ 50 ग्राम के आसपास महसूस होता है। CSF से इंट्राक्रेनियल प्रेशर का रेगुलेशन होता है। CSF के थ्रू ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है और ये मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने में मदद करता है। CSF एग्जामिनेशन CNS को अफेक्ट करने वाले मेडिकल डिसऑर्डर जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ट्यूमर ऑफ CNS, ब्लीडिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सिफिलिस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज इत्यादि के डायग्नोसिस में किया जाता है। लंबर पंक्चर एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें L3, L4 या L4, L5 वर्टिब्रल स्पेस से CSF निकाला जाता है। CSF आमतौर पर लंबर पंक्चर से कलेक्ट किया जाता है, पर स्पाइनल ब्लॉक की कंडीशन में इसे सिस्टर्नल पंक्चर से भी कलेक्ट किया जा सकता है। कुछ केसेस में वेंट्रिकुलर कैनुला और शंट जैसे ओमाया रिजर्वायर भी CSF का सोर्स होते हैं। लंबर पंक्चर नीडल एक थिन, लॉन्ग, स्लेंडर नीडल है जिसमें स्टाइलेट रहता है जो नीडल को ब्लॉक होने से बचाता है। नीडल के टिप के आधार पर इसे डिफरेंट टाइप में बांटा जाता है, जैसे क्विंकी, विटेकर, स्प्रॉटे इत्यादि। लंबार पंक्चर और स्पाइनल टैप के लिए नीडल के अलावा सिरिंज, ट्यूब्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, ग्लव्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर CSF को 3 ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। पहली ट्यूब से प्रोटीन, शुगर या सेरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, दूसरी ट्यूब से माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन और तीसरी ट्यूब को सेल के टोटल और डिफरेंशियल काउंट के लिए रखा जाता है। पहले ट्यूब से कभी भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्किन बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। CSF कॉन्ट्राइंडिकेशंस में यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ब्रेन हर्निएशन का खतरा बढ़ सकता है। पेशेंट रिफ्यूजल और साइट पे इन्फेक्शन की सूरत में भी लंबर पंक्चर नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मल CSF क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है। इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस में कलर और अपीयरेंस हेजी या टर्बिड हो सकता है, जो प्रोटीन, सेल्स या बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से होता है। ज़ैंथोक्रोमिया आमतौर पर सेंट्रीफ्यूज्ड CSF में सुपरनेटेंट के पेल पिंक या येलो कलर को रिफर करते हैं, जो RBC के लाइसिस और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन की वजह से होता है। आमतौर पर सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग के 2 से 4 घंटे बाद किए गए लंबर पंक्चर द्वारा पता लगाया जाता है, हालांकि इसे डेवलप करने में 12 घंटे तक का समय लग सकता है। पिंक और रेड कलर CSF उसमें RBC की वजह से होता है, जो कि सब एरेक्नोइड हेमोरेज या ट्रॉमेटिक टैप को बताता है। सब एरेक्नोइड हेमोरेज में तीनों ट्यूब्स में CSF का कलर एक समान रहता है, जबकि ट्रॉमेटिक स्पाइनल टैप में ग्रेजुअली पिंक और रेड कलर कम होता जाता है। CSF में क्लॉट आमतौर पर ट्रॉमेटिक टैप, सपोरेटिव या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में मिलता है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में हाई प्रोटीन की वजह से स्पाइडर वेब की तरह का कोगुलम मिलता है, जिसे कोब वेब कोगुलम कहा जाता है। CSF ओपनिंग प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। ये एडल्ट में 50 से 170 मिलीमीटर ऑफ वाटर और 8 साल से कम उम्र के बच्चे में 10 से 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर रहता है। बढ़ा हुआ प्रेशर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मेनिंजाइटिस और CNS मास लीशंस में मिलता है।
तथा कम प्रेशर स्पाइनल ब्लॉक, डिहाइड्रेशन और CSF लीकेज से हो सकता है। CSF में ग्लूकोज का लेवल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का 2/3 यानी 50 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कम लेवल बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलस और फंगल मेनिंजाइटिस में मिलता है। CSF प्रोटीन प्लाज्मा से डराइव होता है और ये प्लाज्मा लेवल के 1% से भी कम होता है और ये मोस्टली एल्बुमिन होते हैं। एडल्ट में CSF लेवल 15 से 45 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। न्यूनेट और इन्फेंट्स में प्रोटीन लेवल ज़्यादा मिलता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर प्रॉपर नहीं होता है। बढ़ा हुआ प्रोटीन मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GB सिंड्रोम, CSF सर्कुलेशन डिफेक्ट इत्यादि में मिलता है। ज़्यादा CSF निकालने और CSF लीक में प्रोटीन 20 मिलीग्राम से भी कम हो सकता है। कुछ प्रोटीन स्पेशल कंडीशंस की डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, जैसे अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन, C रिएक्टिव प्रोटीन, बीटा-2 ट्रांसफरिन, फाइब्रोनेक्टिन आदि। नॉर्मल CSF में सेल 5 प्रति माइक्रोलीटर से कम रहता है और ये अधिकांश लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस में ये आमतौर पर बढ़ते हैं, जो एजेंट्स के अनुसार लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स इत्यादि हो सकते हैं। आमतौर पर CSF में किसी स्थिति में प्रोटीन और सेल प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं, लेकिन गुलेन-बारी सिंड्रोम या स्पाइनल कंप्रेशन में सेल नंबर उतना नहीं बढ़ता है। इसे एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं। रूटीनली CSF में प्रेशर, टोटल और डिफरेंशियल काउंट, ग्लूकोज और प्रोटीन के लेवल को देखा जाता है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कुछ एडिशनल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे ग्राम स्टेन, जेड स्टेन, ADA, लैक्टेट एंजाइम्स और साइटोलॉजी फॉर मैलिग्नेंट सेल्स इत्यादि। एडवांस टेस्ट जो ओकेजनली किए जाते हैं, जैसे PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज बायोमार्कर्स इत्यादि। मेनिंजाइटिस ब्रेन की कवरिंग्स यानी मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। इसमें अंदरूनी लेयर्स एरेकनॉइड और पाया मेटर, जिसे लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं, मुख्यतः प्रभावित होते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह ज्यादातर इन्फेक्टिव एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं, पर कुछ मामले में ऑटोइम्यून, ड्रग्स, कैंसर एटसेट्रा भी वजह बनते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के प्रमुख कारणों में निशेरिया मेनिंजिटिडिस, स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनी, ई कोलाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन मार्केटली इंक्रीज रहता है और साथ ही सेल काउंट बढ़ा रहता है, जो मोस्टली न्यूट्रोफिल होता है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में प्रोटीन और सेल बढ़े रहते हैं, जो मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं एंटेरोवायरस, आर्बोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस एटसेट्रा। वायरल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज रहते हैं और सेल में लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिलते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस की मुख्य वजहों में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, जो अक्सर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन में मिलता है। इसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट बढ़े हुए संख्या में मिलते हैं। इंडिया इंक और नेग्रोसिन स्टेन से क्रिप्टोकोकस के कैप्सुलर हेलो को देखा जाता है। इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस के लिए ग्राम स्टेन, जेड स्टेन और इंडिया इंक का यूज करते हैं। कुछ केसेस में कल्चर की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, मेकोंग की अगर और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट का यूज करते हैं। इस टेबल को देखें तो ऑब्जर्व करते हैं कि मेनिंजाइटिस में प्रोटीन या तो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है और ग्लूकोज या तो नॉर्मल है या फिर घटे हुए है। बैक्टीरिया और फंगस ग्लूकोज को यूज करते हैं, इसलिए इस तरह के मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज घटते हैं। सेल हर तरह की मेनिंजाइटिस में बढ़ते हैं, पर इसके टाइप इन्फेक्टिव एजेंट के अनुसार अलग अलग होते हैं। अगर हम इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस डाउट कर रहे हैं तो CSF में सेल बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। अगर वो न्यूट्रोफिल है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पॉसिबिलिटी है, और अगर वो लिम्फोसाइट है तो वायरल, फंगल या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। ट्यूबरकुलस और फंगल में ग्लूकोज लेवल कम होता है, पर वायरल में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है। फंगल और ट्यूबरकुलस को फिर दूसरे स्पेसिफिक टेस्ट से कंफर्म करते हैं। इसमें जेड स्टेन, इंडिया इंक स्टेन, PCR और कल्चर इत्यादि शामिल हैं। आजकल CSF साइटोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए रूटीनली किया जाता है। CSF में मैलिग्नेंट सेल प्राइमरी CNS ट्यूमर से और मेटास्टेटिक स्प्रेड से आ सकते हैं। कॉमनली लंग, स्टोमक, मेलेनोमा, ब्रेस्ट, लिम्फोमा इत्यादि के मेटास्टेटिस CSF में मिलते हैं। प्राइमरी CNS ट्यूमर जो CSF के द्वारा स्प्रेड होते हैं, उनमें मेडुलोब्लास्टोमा, गिलियोब्लास्टोमा, एपिनेडायोमा, क्रोवाइड प्लेक्सस ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर, प्राइमरी CNS लिम्फोमा और पिनियोब्लास्टोमा इत्यादि हैं। CSF में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन टिश्यू, ब्लड और सेलुलर एलिमेंट से डिराइव्ड होते हैं।
ADA पार्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट में बहुतायत में होते हैं और ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस में सहायक होते हैं। क्रिएटिन काइनेज की एक्टिविटी सेरेब्रल इन्फार्क्शन, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सबएरकनॉइड हेमरेज में बढ़ जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बड़ा होता है और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। CSF लाइसोजाइम का लेवल बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में बढ़ जाता है। प्राइमरी और मेटास्टेटिक CNS ट्यूमर्स में वेरियस ट्यूमर मार्कर्स CSF में बढ़ी हुई मात्रा में मिलते हैं और ये डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन का लेवल मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर में बढ़ा हुआ मिलता है। बीटा SCG और अल्फा फीटोप्रोटीन का CSF लेवल CNS जर्म सेल ट्यूमर के डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में यूजफुल होता है। CSF रेटिन CNS मेलिग्नेंसी का एक सेंसिटिव इंडिकेटर है। आजकल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की डायग्नोसिस के लिए CSF बायोमार्क्स का यूज किया जाता है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज की डायग्नोसिस, स्टेजिंग, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को देखने के लिए कई तरह के बायोमार्कर्स यूज होते हैं। उसमें CSF, अल्फा बीटा 4-2, टी-टाउ महत्वपूर्ण है। इसके साथ अल्जाइमर पेशेंट में अल्फा सिनेयुक्लिन और TDP-43 प्रोटीन्स का भी एक्यूमुलेशन होता है। अदर डिजीजेस जिसमें CSF बायोमार्कर डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमायोटेरोफिक लैटरल एस्क्लेरोसिस, क्रूजफील्ड जैकोब डिजीज इत्यादि हैं। From today's discussion on CSF examination, we are able to know that CSF analysis is not only useful in infective cases, but are an important tool in diagnosing some neurodegenerative diseases, which may aid in developing drugs for these chronic, progressive, disabling diseases.